राजेश सलाह सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग SC/ST एक्ट 1989 के अंतर्गत जब धारा 32(वी)(a), 32(वी), 32 के अलावा धारा 31(r) या 31(s) के तहत किसी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज हुआ हो, ठीक है। खास तौर से यहाँ 32(वी)(a) नहीं, 32(वी), 32(वी) के तहत जब किसी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज हुआ हो और उस व्यक्ति पर 31(r)(s) भी लगाया गया हो, ठीक है। अब ये धारा लगती कब है जरा ये देख लीजिए। और ये धारा लगाए जाने पे आरोपी व्यक्ति को जमानत पे कैसे छोड़ा जाएगा, कितने दिन के भीतर जमानत मिलेगी, जमानत कहाँ से मिलेगी, उसे कब गिरफ्तार किया जाएगा, सारी बातों को मैं यहाँ पे विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा, स्टेप बाय स्टेप करके। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना किए हों, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सर्वप्रथम पहुंच जाए। तो यहाँ पे धारा 32(वी) किसी व्यक्ति पर कब लगती है, यानी SC/ST एक्ट, जिसको एट्रोसिटी एक्ट 1989 भी कहा जाता है, इस धारा कब लगाई जाती है, 32(वी) कब लगती है किसी व्यक्ति पे, ठीक है। व्यवहारिक धारा भी है, थोड़ी कम लगाई जाती है, खास तौर से 32(वी)(a) और 31(r) और 31(s), जिसको हिंदी में 31(द) और 31(धा) भी कहते हैं। ये व्यवहार में अक्सर लगता है, लगभग हर एक SC/ST के मुकदमे में लग जाता है, लेकिन 32(वी) बहुत कम लगती है। ये सबसे खतरनाक धारा है। ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है कि SC/ST एक्ट में सबसे ज्यादा खतरनाक धारा कौन मानी जाती है। अगर 31(r) या (s) लगी है तो बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बहुत गंभीर धारा नहीं लगी हुई है। लेकिन अगर 32(वी) लगी हुई है तो समझिए बहुत चिंता की बात है। फिर क्यों? क्योंकि ये गंभीर धाराओं में आता है, अभी बताऊंगा ये कब लगती है। दूसरा, 31(r) और (s) को हिंदी में 31(द) और (धा) भी कहते हैं। जो किसी SC/ST व्यक्ति को अपमानित किया गया हो या उसको कोई धमकी दी गई हो तो 31(r) यानी 31(द) लगाई जाती है, और यदि ऐसे व्यक्ति के साथ गाली गलौज भी किया गया है तो 31(s) लगाई जाती है। लेकिन ये धारा तभी लगाई जाती है जब आप ये जान रहे हो कि ये व्यक्ति SC/ST कम्युनिटी से आता है, उसके बाद भी उसको आप अपमानित करने के आशय से ये धारा लगाते हैं। क्योंकि सदियों से ऐसे लोगों को जातिगत तरीके से गालियां दी गई और अपमानित किया गया है। सामाजिक उत्थान के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक रूप से उनके साथ न्याय हो, इसी की दृष्टि से ये एक्ट बनाया गया। क्योंकि हमारे संविधान में जो प्रेम्बल है उसमें सबसे पहले जो न्याय की बात की गई है 3 प्रकार के, उसमें सबसे पहला न्याय सामाजिक न्याय ही है। क्योंकि टोटल 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना ही चाहिए हर एक नागरिक को देश में, लेकिन सामाजिक न्याय की बात सबसे पहले की गई। इसका मतलब कि संविधान निर्माताओं के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जरूर साल रही थी कि हमारे देश में जो सबसे खतरनाक समस्या है वो सामाजिक न्याय की। सामाजिक समस्या, सामाजिक बुराई सबसे बड़े पैमाने पे देश में व्याप्त है। उसके लिए हमको सबसे पहले संघर्षशील होना पड़ेगा और कानूनी जामा उसके लिए सबसे पहले हमें पहनाना पड़ेगा। तो उसी संदर्भ में बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं। उसी संदर्भ में ये SC/ST एक्ट भी 1989 में बनाया गया, आजाद भारत के पश्चात। तो 31(r)(s) और 32(वी)(a), 32(वी)(a) तो तब लगती है जब किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कोई अपराध हुआ हो जिसके लिए सजा, जिस अपराध के लिए सजा 10 वर्ष या उससे ज्यादा। इस अपराध में यह लगता है जब किसी ऐसे अपराध को अंजाम दिया गया हो जिसमें सजा 10 वर्ष या उससे अधिक हो,
ऐसी दशा में 3(2)(b) लगाई जाती है। जैसे अभी मैं सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ध्यान से आपको समझना। जैसे हाँ, हमारे यहाँ पीसीएस, एपीओ एंड एचजीएस की तैयारी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास के रूप में कराई जाती है। यानी दोनों सुविधा उपलब्ध है। आप ऑनलाइन भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको क्लास के बारे में एलएलबी करने के पश्चात आप तैयारी करना चाहते हैं, ड्यूरिंग एलएलबी भी तैयारी के लिए आप जो है तैयारी के लिए आना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन करके अधिक से अधिक क्लास का लाभ उठा सकते हैं, जिससे आपके जो सपने हैं वो साकार हो सके। साथ ही साथ किसी भी विषय पे, कानून से जुड़ी हुई किसी भी पहलू पे आप जानकारी के लिए भी इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3(2)(b). 3(2)(b) कब लगाई जाती है? 3(2)(b) जब ऐसा अपराध कोई हो जिसमें सजा 10 वर्ष या उससे अधिक हो। जैसे मर्डर हो गया, मर्डर के अपराध में सजा 10 वर्ष या उससे अधिक, ठीक है। हत्या कारित करने का प्रयास किया गया, हत्या कारित करने का प्रयास किया गया, 307 लगा हुआ है। 304 लगा हुआ, आपराधिक नामोबद्ध किया गया है। 305, 306 लगा हुआ है, यानी आत्महत्या करने के लिए उसे उकसाया गया है, दुष्प्रेरित किया गया है, ठीक है। डकैती की धारा लगी हुई है, लूट की धारा आप पे लगी हुई है, यानी 391, 392, 393, ठीक है, 395, 396, इन सब धाराओं में आरोप लगा हुआ है आप पे। आप रेप के आरोप आप पे लगे हुए हैं, 376, 376, 376, 2 376, का 376, का खा 376, गा 376, घा 376, घा का 376, घा खा 376, अंगा, यानी रेप के इल्जाम लगे हुए हैं आप पे। तो देश के विरुद्ध युद्ध करने का आरोप लगा, राजद्रोह का आरोप आप पे लगा हुआ है, 121 का धारा लगा, 124 ये आप पे लगी हुई है, ठीक है। यानी ऐसी धाराएं जिसमें गंभीर सजा है, घर में घुस के मारने पीटने का आरोप लगा हुआ है, आपने हाथ पैर तोड़ दिया है, जान से मारने के लिए घर में घुसे हुए थे। तो गंभीर धाराएं अगर अपराध जब आप करते हैं तब वहां पे 3(2)(b) लगाई जाती है। ऐसे अपराध में अगर जो है एफआईआर लॉन्च हुई है, यानी अगर किसी व्यक्ति पे 3(2)(b) ये लगी हुई है, चाहे 3(1)(r)(s) लगी हो या ना लगी हो, इससे कोई मतलब नहीं। और उधर लूट की, डकैती की, रेप की, राजद्रोह की, ठीक है, देश विरुद्ध युद्ध करने की आज धाराएं लगी हुई हैं। कोई भी धारा उसमें से लगी जिसमें सजा 7 वर्ष, वो 10 वर्ष या उससे ऊपर हो, ठीक है। यहाँ तक कि सजा मृत्युदंड भी है तो भी इसमें शामिल है। तो ऐसे अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, पहली बात समझिए, साफ साफ शब्दों में। केवल इसी में नहीं, अगर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है तो आपको अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है जब तक आप कोर्ट में आप पे एफआईआर नहीं लॉन्च होगी और आप अरेस्ट नहीं होंगे तब तक आपको अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। यानी आपको या तो कोर्ट में आप हाजिर हो या आप अरेस्ट होकर के लाए जाएं तभी SC/ST एक्ट में बेल मिलती है। बिना कोर्ट में हाजिर हुए या बिना गिरफ्तार हुए अगर आप बेल लेना चाहते हैं तो नहीं मिलेगी। अग्रिम जमानत में यही होता है कि आप गिरफ्तार नहीं होते हैं, आपको भय होता है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा कभी भी, ठीक है, चाहे एफआईआर दर्ज हुआ हो या गंभीर अपराधों में एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो अपराध अजमानतीय है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो आप हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दे सकते हैं धारा 438 में। वैसे अग्रिम जमानत देने का प्रावधान सेशन कोर्ट को भी है, लेकिन सेशन कोर्ट देता नहीं है व्यवहार में। तो अग्रिम जमानत तो SC/ST में मिलेगी ही नहीं, ये तो आप भूल जाइए, ठीक। अब प्रश्न ये है कि हम करेंगे, तो देखिए 3(2)(b) का मुकदमा अगर दर्ज हो गया तो व्यवहार में आप मान के चलिए 99% केसों में आप गिरफ्तार हो जाएंगे, पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। अरेस्ट करने के बाद आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो आप वहां बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कहां पेश किया जाएगा? SC/ST कोर्ट में पेश किया जाएगा आपको, ठीक है।
वो पहले तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां से फिर मामला एससी कोर्ट में चला जाएगा। लेकिन मान के चलिए अगर 3-2 लगी है तो आपको बेल मिलेगी, सेम डे बेल नहीं मिलेगी। ठीक है, सेशन कोर्ट में भी आपका बेल एप्लीकेशन खारिज हो जाएगा, और हाई कोर्ट में भी भागे भागे आप जाएंगे तो वहां भी जरूरी नहीं है कि बेल आपको तुरंत मिल जाए, वहां भी बेल आपका खारिज होने की प्रबल संभावना बनी रहती है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर इसके साथ साथ कहीं पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है तो समझिए, ठीक है, एक तो नीम दूजे जो है करेला चढ़ा, ठीक है, एक क्या कहते हैं इसको, तो एक मुहावरा है, ठीक है, नीम तो नीम दूजे करेला चढ़ा, यानी ओ सॉरी एक तो करे, एक कहते हैं इसको, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, हाँ ये समझते, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, मतलब एक तो करेला खुद ही तीखा होता है और उसमें अगर नीम भी आ जाए तो नीम तो और तीखा होता है। मतलब कि SC/ST एक्ट लगा हुआ है, दूसरा पॉक्सो एक्ट भी आप पे लग गया, तब तो समझिए बहुत गंभीर मामला हो जाएगा, फिर बेल तो जल्दी मिलने नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सेशन कोर्ट से बेल आपका खारिज हो जाएगा। बात रही बाहर से बेल मिलेगा कि नहीं, तो बाहर से बेल नहीं मिलेगी। तो ये बात तो क्लियर है कि SC/ST एक्ट की धारा 3(2)B अगर आप पे लग गई तो बाहर से बेल नहीं मिलेगी। कुल मिला के आपको या तो आप खुद सरेंडर करें कोर्ट में या आप हाजिर हों, ठीक है, वो हाजिर हों या तो आपको पुलिस अरेस्ट करके लाए, ठीक है, तो आप कोर्ट में जेल में आपको जाना ही पड़ेगा ये धारा लगाए जाने पे। और जब आप जेल में जाएंगे तो प्रश्न यहाँ दूसरा है, जमानत कितने दिन में मिलती है, जमानत कितने दिन में फिर मिल जाएगी जब आप जेल में जाएंगे, ये दूसरा प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि सर इसमें जमानत कितने दिन के भीतर हमें मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में जमानत जब आप अरेस्ट हो जाएंगे तो मामला तो गंभीर है। सेशन कोर्ट में मान के चलिए ये धारा लगने पे बेल मिलता नहीं है, जिसको हम SC/ST कोर्ट कहते हैं, वहां से बेल नहीं मिलता है, बेल हमारा वहां से खारिज हो जाता है। बार बार लगाओगे बार बार खारिज हो जाएगा। तो यहाँ से मान के चलिए आप मान लीजिए एक तरह से कि आपको बेल यहाँ से नहीं मिलेगा, 3(2)B लगने पे मिल जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं मिलेगा, आपका बेल 1 बार 2 बार 3 खारिज होगा तो हो सकता है लास्ट टाइम पे आपको दे दिया जाए। लेकिन आपको फिर क्या करना होगा, आप तो जेल में हैं, ऐसी स्थिति में आप कितने दिन में हाई कोर्ट फिर आप जाइए, तो हाई कोर्ट में भी जरूरी नहीं कि फर्स्ट टाइम बेल मिल जाए। किडनैपिंग की गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, किडनैपिंग की गंभीर धाराएं लगी हुई हैं लड़की को या लड़के को लेकर के, या रेप की धाराएं लगी हुई हैं, मर्डर की धाराएं लगी हैं, तो बेल तो मिलेगा नहीं जल्दी। अगर बेल मिलता भी है, ठीक है, गंभीर धाराओं में, तो अब धाराएं थोड़ी सी जैसे लूट वगैरह की हैं तो आसानी से थोड़ा सा मिल जाता है, 1 महीना 2 महीने में बेल मिल जाता है, 10-15 दिन में भी मिल सकता है। लेकिन अगर रेप की धाराएं हैं, मर्डर की धाराएं हैं, किडनैपिंग की धाराएं हैं, ठीक है, डकैती की धाराएं हैं, तो फिर मान के चलो कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना भी लग सकता है, 7 महीना 8 महीना 9 महीना 10 महीना भी, साल भर भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है कि आपको बेल ना मिले। ठीक है, मिल जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप 6 महीना सालों भर भी, रेप वगैरह का अपराध गंभीर लग गया है, ठीक है, सामूहिक रेप का लग गया, मर्डर का लग गया है, डकैती का लग गया है, तो साल भर हो जाएगा तो 2 साल बेल ही नहीं मिलेगा। ठीक है, लास्ट किडनैपिंग वगैरह की थोड़ी सी कमजोर धारा होती है तो उसमें थोड़ी जल्दी मिल जाती है, यानी हाई कोर्ट में मामला जाने के बाद कितने दिन के भीतर बेल मिलेगी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन 2-4 महीने तो मामला तक चल ही जाता है कम से कम। तो इस तरह से कोई फिक्स टाइम तो नहीं बताया जा सकता कि कितने दिन के भीतर बेल मिलेगी, बस एक उम्मीद होती है कि इस पैसे पे मिल जाएगा, इस पैसे पे मिल जाएगा। दूसरा ये कि अगर जमानत पे आरोपी छूट जाए, मान लेते हैं किसी तरह से, जुगाड़ से, सोर्स से, पैसे से, ठीक है, या कोर्ट को गुमराह करके और फिर आकर के आतंक मचा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम उसके जमानत को रद्द कराने के लिए फिर से कोर्ट में जा सकते हैं। और जब उसे जमानत दिया भी जाता है ना, तो अगली पार्टी को भी सुना जाता है कि आप इस पे कोई ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं कि नहीं। तो आप अगर को लगता है कि ये गलत आधार पर जमानत की मांग कर रहा तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन कर सकते हैं।
और अगर जमानत मिल भी गई तो उसको रद्द कैसे कराएं? तो रद्द कराने के लिए जमानत आपको फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम सेशन कोर्ट में जाना होगा। सीआरपीसी की धारा 439(2) के तहत कि साहब ये छोड़ने के बाद जो इस पर शर्तें इम्पोज की गई थी उन शर्तों को फॉलो नहीं कर रहा है। जो इस पे कोर्ट ने शर्त लगाई थी कि क्या क्या शर्त आप पूरा करिएगा, कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा, आतंक मचा के रखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम सेशन कोर्ट से तो मिलना नहीं होता है, हाई कोर्ट में ही जाना होता है। वहाँ हाई कोर्ट इस जमानत को रद्द भी कर सकता है। तो इस तरह से आपने देखा SC/ST एक्ट 1989 की धारा 3(2)(b) लगने पे मामला बहुत गंभीर हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में बेल मिलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बाहर से बेल मिल नहीं सकता, फिर अंदर जाने पे ही बेल मिलेगा, वो भी कितने दिन में मिलेगा इसलिए कोई निश्चित नहीं रह जाता है। वहाँ फिर सेशन कोर्ट से बेल नहीं मिलता है, सीधे फिर हाई कोर्ट ही हमको जाना पड़ता है। हाई कोर्ट में भी खाली हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट भी खाली जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए फिर। तो इस तरह से ये प्रोसेस है। ठीक है, मैं तो यही चाहूंगा कि कभी भी ऐसी नौबत किसी के सामने ना आएगी, किसी भी व्यक्ति पर 3(2)(b) का मुकदमा दर्ज हो। और ये तभी होगा जब आप खुद से सोचें कि भाई किसी के साथ कोई अपराध हमें नहीं करना है। अगर कोई गलत करता है मेरे साथ तो हम उसके साथ गलत नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग अथॉरिटी की सहायता प्राप्त करेंगे और उसके माध्यम से जो न्याय है वो प्राप्त करेंगे। लेकिन कभी कभी बहुत सारी मजबूरियां ऐसी होती हैं, अपराध हो जाते हैं, फर्जी इल्जाम लगा दिए गए हैं, तो अब आपको तो जो कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग है, वो चाहे SC/ST एक्ट हो, चाहे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो, मर्डर की चार्ज हो, दहेज की चार्ज हो, क्रूरता के चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो, दुरुपयोग तो हर एक कानून का हो रहा है। और इस दुरुपयोग करने में कहीं ना कहीं हम आप भी सहयोग करते हैं और जो अथॉरिटियां हमारी बनी हुई हैं उनका तो बढ़ चढ़ के हिस्सा होता ही है। तो सिस्टम ही जब गलत है तो क्या करेंगे, खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही सभी को उसका। ठीक है, तो इससे अच्छा है क्या कि हम दूसरे को नहीं सुधार सकते हैं लेकिन खुद को तो सुधार सकते हैं। और हर कोई व्यक्ति खुद को सुधारना समझ ले, किसी को सुधार नहीं सकते खुद तो सुधार सकता है। तो हर कोई जब ये बात को समझ लेगा तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा, कोई गलत नहीं करेगा। क्योंकि हम गलत करेंगे तो हम दूसरे से सही करने की उम्मीद भी ना रखें, क्योंकि आज हमारे साथ वो हम गलत कर रहे हैं तो फिर अगला भी करेगा। तो इसलिए खुद सुधरो। ठीक है, दूसरों को सुधारने की कोशिश ना करो, खुद सुधरो। हर कोई व्यक्ति स्वयं से सुधरेगा, कोई गलत नहीं करेगा, ना तो किसी पे फर्जी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और ना ही रियल ही मुकदमा दर्ज कराने की नौबत आएगी, क्योंकि जब आप अपराध ही नहीं करोगे तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। चलिए, अब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, किसी को कोई समस्या आती है, कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार जो है जानकारी ले सकते हैं। और हमारे यहाँ PCJ, APO, HJS की तैयारी भी कराई जाती है, यानी न्यायिक सेवा की तैयारी भी कराई जाती है। आप इस नंबर पर संपर्क करके ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।